नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का एमबी फोकस में स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ बेगूसराय के मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर आशीष सुमन और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रजनी वरणवाल मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं दांतों से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। सबसे पहले तो आशीष सर और रजनी मैम, आपका हमारे एमबी फोकस में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी थैंक बहुत यू बहुत मैम। आभार। एमबी स्टूडियो का मैं जो है वो दिल से धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर मृत्युंजय सर, वीरेंद्र सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो है वो उन लोगों ने हमें आने का अवसर दिया यहाँ पे। और जो भी पब्लिक के बीच में जो है हम लोगों की जो बातें होंगी डेंटल केरीज़ के बारे में या जो भी डेंटल डेवलपमेंट्स के बारे में जो भी चीज़ें होंगी उसको साझा करने का प्रयास करूंगा और जो काफ़ी लाभप्रद होगा लोगों के लिए। जी, सबसे पहले तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रजनी बरनवाल। जी मेरा क्लिनिक प्रोफेसर कॉलोनी में है, माँ गायत्री डेंटल क्लिनिक के नाम से। जी पिछले 16 ईयर से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम और मेरे हस्बैंड साथ में। जी और मैं यहाँ की नहीं हूँ, बेसिकली मैं यूपी की हूँ और ये अच्छा, सर अच्छा। बिहार के हैं। यूपी और बिहार का कॉम्बो पैक है। मैं डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पे मैं इम्प्लांट अपने क्लिनिक में करती हूँ और भी सारे ट्रीटमेंट भी मैं करती हूँ, लेकिन इम्प्लांट मेरा मुझे करना पसंद है। मेन आपका ये हाँ। है। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष सुमन है और मैं जैसा कि मेरी वाइफ ने बताया, डॉक्टर रजनी बंडवाल ने, कि हम दोनों साथ में जो है वो प्रोफेसर्स कॉलोनी में जो है जी माँ गायत्री डेंटल क्लिनिक के नाम से हम लोगों ने जो है वो 16 साल से हम दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी और बेगूसराय में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में जो है हम लोगों ने जो है डेंटल ट्रीटमेंट को शुरू किया और आज कर रहे हैं। और छोटा सा एक फील्ड बनाया है हम लोगों ने। जी और एंडो हवेली एक ग्लोबल डेंटल फोरम है जिसमें 75,000 डेंटिस्ट हैं। उसमें जो है मैं अपने रूट कैनाल के केसेस जो है वो प्रेजेंट करते आया हूँ। अच्छा, और पिछले 3-4 सालों से और 10,000 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं मुझे, जो बिहार और झारखंड में किसी के पास नहीं है। क्या बात है। तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो जो छोटा सा चीज़ है जो मैंने अचीव किया है। और आगे भी जो है थोड़ा बहुत भगवान के प्रयास से जो है और आप लोगों के आशीर्वाद से अचीव करने का कोशिश करूँगा। लोगों के लिए बेहतरी करना, जी, उनके जीवन को सुलभ बनाना, ये हम लोगों का उद्देश्य है कि उनके जीवन में मुस्कान ला सकें। तो और सर, ये मेरा पहला सवाल आप ही से है कि आरसीटी क्या है। आरसीटी एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि जो सड़े हुए दांत होते हैं उनको बचाने का टेक्निक है ये। इसमें क्या होता है कि दांत के 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर का लेयर इनामेल, फिर बीच का डेंटिन है, नीचे पल्प है। जी ये पल्प का लेयर जो है वो दांत को जीवन प्रदान करता है, न सेंसरी के साथ में मतलब जीवन, आप उसको कहिए कि जीवन नर्व सप्लाई जो है ये जीवन देता है पल्प का जो मीन्स लेयर दांत है। को जीवित रखे हाँ हुए जी, हैं। ये जी जीवन देता है दांत को। और जो है वो ऊपर से कीड़ा लगते हुए जो है वो इनामल से होते हुए, डेंटिन से होते हुए या तो पल्प में चला जाता है, या फिर तो इसको जो है वो एंडोलीजन बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जड़ के पास इन्फेक्शन जो है मसूड़ों के कारण भी हो जाते हैं। उस जी केसेस में भी रूट कैनाल करना पड़ता है। तो रूट कैनाल की टेक्निक में यही है कि जो है वो स्पेशल तरह के मोटर्स होते हैं। जैसे आप ब्लॉक दे दिए, एनेस्थीसिया दे दिए, उस जगह को सुन्न कर दिए, जी उसके बाद स्पेशल तरह के मोटर से दांत के अंदर जाते हैं। हम लोगों की भाषा में उसको एरोटर बोलते हैं। जी तो हम लोग जो है वो ड्रिलर्स, या आम भाषा में ड्रिलर्स कह लीजिए, जी और ड्रिलर से हम लोग जो है उस टूथ के अंदर में जाके जो अंदर का पल्प का लेयर है वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर अंदर का जो पल्प का लेयर है उसको स्पेशल तरह के फाइल सबसे हटा देते हैं। और फिर उसके बाद में जो है फिर जब पूरा पल्प हट जाता है तो उसके बाद में फिर आर्टिफिशियल पल्प डाल के, जिसको गटा पर्चा बोलते हैं, जीपी बोलते हैं, जी। उसको फिल करके उसके बाद फिर फिलिंग कर दी जाती है। ये प्रक्रिया जो है रूट कैनाल की, ये पूरी तरह से तो सर, जो ये चीज़ें हैं। आरसीटी जो है वो किस स्टेज में करवाना चाहिए। आरसीटी इस स्टेज में करवाना चाहिए कि जब कीड़ा जब आपका जो है वो पहले लेयर से होते हुए नीचे जो है वो पल्प तक चला जाए। और ये कंडीशंस जो है वो ये भी डिनोट करता है कि आपका दांतों में बहुत तेज़ पेन है, दर्द काफ़ी ज़्यादा है, उस तरफ से चबा नहीं पा रहे हैं, ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उस ये सब इंडिकेशंस है रूट कैनाल के। जी तो पहले पहले क्या होता था, आज से 20 साल 25 साल पहले जो है, जब रूट कैनाल उतना डेवलप नहीं था, चीज़ें नहीं थी, तो लोग जनरली डेंटिस्ट के पास जाते थे तो लोग
जो है डेंटिस्ट जो है प्लक आउट कर देते थे, दांत को हटा देते थे, एक्सट्रैक्ट कर देते थे। लेकिन अब टेक्निक्स, अब रूट कैनाल में इतना रिवोल्यूशन आया हुआ है, और जो है जैसे जैसे इतने अच्छे अच्छे फाइल्स आ गए हैं और इतने अच्छे अच्छे अल्ट्रा मॉडर्न एक्सरेज आ गए, आरबीजी आ गया, और भी बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं जिसके कारण आरसीटी सुलभ हो गया है। और आरसीटी सुलभ हो गया है तो, और ये मतलब हर कैटेगरी के लोग करवा सकते हैं, इसमें कहीं कोई ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है जिसको हम नहीं करवा सकते, हमको दांत निकलवाना ही सही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हर वर्ग के लोग करवा सकते हैं। और किसी भी उम्र में ये हो सकता है? ये किसी भी उम्र में, देखिए जनरली पहला चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि लोग अपने दांतों को बचाएं, सही तरीके से रखें, रख रखाव सही है रखें, तो फिर रूट कैनाल करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ, पहले तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी पार्ट है कि हम अपने दांतों को किस तरह से स्वस्थ रखते हैं, किस तरह से उसको बचा के रखते हैं। और जब ऐसे कंडीशन आ गई हैं रूट कैनाल करने की, जब डेंटिस्ट बोल रहे हैं कि रूट कैनाल करना है आपको, तो फिर आप रूट कैनाल के लिए जाइए, और ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है। इवन की प्रेगनेंसी में भी ये रूट कैनाल हो सकता है, कहीं दिक्कतें नहीं आती हैं जी। और बहुत ही मिनिमम एक्सपोजर के साथ में जो है ये जो है इसका जो है वो परिणाम जो है बहुत अच्छे तरीके से मिलता है और पेशेंट्स के दांत बचते हैं। तो सर ये सिंगल विजिट आरसीटी क्या है? सिंगल विजिट रूट कैनाल का मतलब हुआ कि एक ही विजिट में आप रूट कैनाल कीजिए। एक ही विजिट में रूट कैनाल कहने का मतलब हुआ कि आप एसएस ओपनिंग कीजिए। एसएस ओपनिंग का मतलब हुआ कि आप जो है वो ड्रिलर से सीधे आप पल्प चेंबर में जाइए, पल्प चेंबर में जितने जो पल्प हैं उसको निकालिए, टोटल इन्फेक्शन को ड्रेन करिए, और ड्रेन करने के बाद में पूरा इन्फेक्शन को निकालने के बाद फिर आर्टिफिशियल पल्प डाल के उसको सील करिए। एपेक्स जो दांत का जड़ होता है उसको एपेक्स को सील करिए, और सील करने के बाद उसके ऊपर में फिर फिलिंग मटेरियल डाल के उसको बंद कीजिए। तो एक ही विजिट में ये सारा काम होना है, तो इसको सिंगल विजिट रूट कैनाल। तो क्या ये हर केस में संभव है या फिर? देखिए ये हर केस में संभव नहीं है, लेकिन जनरली 90% केसेस में ये संभव है। 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि इंट्राओरल साइनस बना हुआ है, ड्रेनिंग साइनस जिसको बोलते हैं, और काफ़ी लंबे समय से क्रॉनिक इन्फेक्शन बना हुआ है। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन के केसेस में जो है वो हम लोग जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ड्रेसिंग देते हैं कैनाल्स के अंदर में 1 वीक या 2 वीक, जैसा सीविरिटी ऑफ द कंडीशन रहता है उस हिसाब से। और उसके बाद फिर जब कैनाल्स पूरे ड्राई हो जाते हैं, और उसके बाद में जब जो है तब फिर जो है आर्टिफिशियल पल्प डाल के दांत को बंद कर दिया जाता है। मैंने सर बहुत जगह सुना है लोगों से कि जो नीचे का दांत होता है जी, उसको निकालवाने में उतनी परेशानी नहीं होती जितने ऊपर के दांतों में होती है। अगर एक बार आपका निकल गया तो शायद वो नस वगैरह कुछ ऐसा होता है, इफेक्ट हो जाता है उस पे, जो अक्सर है ना वो ब्लड डिस्चार्ज होता रहता है। देखिए ऐसा है ना कि ऊपर में क्या होता है कि मैक्सिलरी एंट्रम रहता है, साइनस का ट्रैक्ट रहता है। तो साइनस का ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर आप अच्छे तरीके से दांत को अगर आपने नहीं निकाला है और रूट अगर फंसा हुआ है या कम्युनिकेशन ऐसा हो गया है, तो ओरो एंट्रल फिस्टुला बनने के चांस होते हैं। मतलब पेशेंट अगर मुंह से पानी ले रहा है तो नाक से गिर जाएगा, या उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि डेंटिस्ट का स्किल कैसा है, अपने स्किल के अकॉर्डिंग काम करें। जो चीज़ आपको नहीं आता है उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मत करें, क्योंकि पेशेंट का सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अब मैं मैम के पास आना चाहूँगी कि मैडम डेंटल इम्प्लांट क्या है? डेंटल इम्प्लांट जैसे सर ने बताया आरसीटी से जो टूथ नहीं सेव हो सकता है उसको वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके हम डेंटल इम्प्लांट डालते हैं। इम्प्लांट मतलब कि होता है IM प्लांट, यानी कि एक ऐसा टाइटेनियम का स्क्रू होता है जो कि हम बोन में डालते हैं और ऊपर से उसके कैपिंग, उसके ऊपर में कनेक्टर लगा के कैप लगा देते हैं। अच्छा, तो इसका प्रोसेस क्या है? कितने तरह के होते हैं? ये देखिए मेन तो 2 तरह के होते हैं। इमीडिएट इम्प्लांट होता है एक होता है डिलेड इम्प्लांट। इमीडिएट इम्प्लांट यानी कि जैसे कि आपने रूट है बचा हुआ, या फिर मान लीजिए टूथ है जो कि आरसीटी से सेव नहीं हो सकता, या फिर ऐसा टूथ जो मोबाइल है जिसको आप सेव ही नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में जो दांत है जिसको आप सेव नहीं कर सकते, उस दांत को जब आप निकालते हैं उसी टाइम आप इम्प्लांट का सारा प्रोसीजर तैयार रखिए और तुरंत इम्प्लांट डाल दीजिए और साथ में सूचर कर दीजिए। और मेडिकेशन जैसे आप आफ्टर सर्जरी यानी कि आफ्टर दांत निकालने के जब चलाते हैं जो मेडिकेशन, वैसे ही आप उसके बाद मेडिकेशन चला दीजिए। उसमें एक्स्ट्रा सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल सुरक्षित है। ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है और इसीलिए इसको इमीडिएट इम्प्लांट बोलते हैं कि आपने तुरंत दांत निकाला और तुरंत इम्प्लांट डाल दिया।
अच्छा। उसमें पेशेंट को कोई अलग से सर्जरी कराने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे खाने पीने की चीज़ों को लेके? खाने पीने की चीज़ों को लेके जैसे हम दांत निकालने के बाद पेशेंट को बोलते हैं ना सॉफ्ट डाइट लेने के लिए, ठंडा खाना खाने के लिए, जी। तो वही सेम चीज़ उसमें भी करना है। अच्छा। तो जितना आप आफ्टर एक्सट्रैक्शन जो आपको परेशानी होगी वही आपको इम्प्लांट डलवा के भी आपको उतना ही होना है। तो इमीडिएट इम्प्लांट इसलिए बहुत अच्छा होता है, आराम से आप। और हाँ ये है जैसे इम्प्लांट डाल दिया गया उसके 3 महीने के बाद उसमें टूथ लगाया जाता है, क्योंकि जो इम्प्लांट हम डालते हैं वो बोन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, तो उसको बनाने में लगभग 3 मंथ लगता है। तो 3 महीने के बाद आप उसके ऊपर कनेक्टर लगा के कैप लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो मैम कैप की बात जहाँ तक है, ये टूथ कैप जो होता है वो क्या है, उसके बारे में कुछ बताएं। कैप देखिए कई तरीके से होता है। पहली बात तो कैप का इंडिकेशन होता है, कैप आप हर टूथ में नहीं दे सकते हैं। जैसे आरसीटी के बाद कैप जरूरी होता है, क्योंकि आरसीटी करने से क्या होता है दांत ब्रिटेल हो जाता है, नॉन वाइटल टूथ हो जाता है, तो उसमें कैप मस्ट होता है। अगर आप कैप नहीं देंगे, मान लीजिए कभी कोई चीज़ कड़ा पड़ गया आपके दांत के नीचे, तो फ्रैक्चर होने का चांस होता है, इसलिए कैप उसके लिए वहाँ पे मस्ट है। दूसरा आप इम्प्लांट कर रहे हैं तो उसमें भी कैप तो देना ही है आपको, क्योंकि इम्प्लांट अंदर में है बोन के, और उसके ऊपर आप इम्प्लांट नहीं दीजिएगा तो इम्प्लांट के ऊपर कैप नहीं दीजिएगा तो खाइएगा कैसे। सही बात। तीसरा ये इंडिकेशन है जहाँ आपका फिलिंग से टूथ बार बार, मान लीजिए फिलिंग आप करते हैं, बार बार फिलिंग निकल रहा है, तो वहाँ भी एक इंडिकेशन है कि वहाँ पे फिलिंग से टूथ सेव नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप कैप दे सकते हैं। ये 3 जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है। सर बहुत जगह देखा गया है कि जैसे जो चबाने का जो जिसको चौवा कहते हैं आम भाषा में, वो साइड से मतलब वो अंदर रूट टाइट है बट साइड का जो पोर्शन है वो बिल्कुल टूट चुका है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? साइड से रूट टाइट है और रूट टाइट है और मतलब वो बिल्कुल टाइट है क्राउन और पोर्शन आपका टूट टूटा गया हुआ है। तो देखिए कि उसमें क्या है कि अगर सिंगल रूटेड दांत है, अगर चौवा का बात ही नहीं करें, चौवा के अलावा भी अगर ऐसे दांत का अगर बात करें जो एक ही रूट का है, तो उसमें पोस्ट एंड कोर की विधि आती है। उसमें जैसे आप रूट केनाल कर दीजिए, रूट केनाल करने के बाद में फाइबर रीइंफोर्स पोस्ट आता है। पोस्ट भी जो है वो जैसे मैं उसको कैसे बोलूं कि सीमेंट का जैसे पिलर टाइप हुआ, उस पिलर उस तरह का पिलर टाइप आप जो है वो पोस्ट कहलाता है। उस पोस्ट को आप डाल दीजिए ताकि वो उसका जो रूट पार्ट है वो उसके साथ अटैच हो जाए पोस्ट पिलर के साथ में। जिसको वो भरना कहते हैं। जी भरना तो एक अलग चीज़ हुआ, वो फिलिंग अलग चीज़ है, वो फिलिंग एक अलग चीज़ हुआ, लेकिन पोस्ट डालने के बाद में क्या होता है कि रूट पोर्शन और स्ट्रेंथ हो जाता है, और उसके बाद में उसके ऊपर में क्राउन पोर्शन आप दे सकते हैं, या तो आप जो है वो फिलिंग मटेरियल के थ्रू आप जो है अपना जो है उसको कोर बिल्डअप कर दीजिए, तो ये आगे के लिए सुरक्षित है। चौवा वगैरह के केसेस में क्या होता है कि थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, लेकिन अगर कोई करना चाहे पोस्ट तो कर सकता है, उसमें हम लोग करते हैं जी। तो वो केस देखने के ऊपर है कि किस तरह का केस, डिपेंड करता है केस पे, डिपेंड करता है केस किस तरह का है। बियरिंग एरिया है, मतलब कैपेसिटी यानी कि लोड बियरिंग एरिया है, तो मान लीजिए वहाँ पे इम्प्लांट उससे पोस्ट से नहीं हो रहा है तो पोस्ट नहीं देंगे, इम्प्लांट कर सकते हैं जी। वो डिपेंड करता है कि कैसा है। उसमें देखा जाता है कि क्राउन का जो पार्ट है ना, वो क्राउन का पार्ट जो है वो कितना डिस्ट्रक्टेड है, किस हिसाब से उसमें डिस्ट्रक्शन आया हुआ है। अगर क्राउन का पार्ट अगर बहुत डिस्ट्रक्टेड नहीं है तो फिर जो है डायरेक्टली जो है वो सिल्वर फिलिंग करके भी जो है क्राउन को ठीक से मतलब वो किया जा सकता है। लेकिन अगर क्राउन बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्ब्ड है, सिर्फ रूट ही बचा हुआ है या उस तरह का चीज़ है, तो मैडम ने जैसे बोला कि आप उसको निकाल दीजिए, या तो इम्प्लांट डालिए या नहीं तो फिर जो है आप रूट केनाल करने लायक अगर हो तो रूट केनाल करके फिर पोस्ट एंड कोर कीजिए, नहीं अगर करने लायक है तो फिर डायरेक्टली उसको निकाल के फिर जो है इम्प्लांट डालिए। सर जैसे जो मरीज रूट केनाल करवाते हैं, आरसीटी करवाते हैं, तो उसके बाद वो दर्द जो रहता है वो कितनी दिनों तक रहता है, कितनी दिनों तक वो खा पी सकते हैं, या फिर? देखिए रूट केनाल करने के बाद में जिस समय रूट केनाल की जाती है ना, तो अगर इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे एपेक्स लोकेटर यूज़ होता है, या फिर आरवीजी का जो लैपटॉप स्क्रीन के साथ में जो है वो अटैच होता है सेंसर, वो आप एक्सरे लेके देखिए कि जो है वो रूट का एपेक्स कहाँ पे है, दांत का जड़ कहाँ पे है, उसके बियॉन्ड फाइलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बियॉन्ड अगर फाइलिंग हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं कि वहाँ जो पीडियल स्टेटस है, पेरियोडोंटल लिगामेंट बोलते हैं उसको, पीडियल स्टेटस है, उसको आप जो है वो ट्रिगर कर रहे हैं, और ट्रिगर कर रहे हैं तो वहाँ पे पेन का परसेप्शन बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए कई लोग मतलब अगर उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया तो इस एपेक्स लोकेटर के साथ में जो है आरवीजी का, और एक होता है कि टैक्टाइल सेंसेशन। टैक्टाइल सेंसेशन का मतलब हुआ कि आप एपेक्स को फील कर रहे हैं अपने फिंगर से कि फाइल आपका सही जगह पे जा रहा है कि नहीं, एपेक्स आपको फील करना चाहिए हो रहा है कि नहीं। तो ये 3 फैक्टर, टैक्टाइल सेंसेशन,
एपेक्स लोकेटर प्लस आरवीजी का, ये तीनों आप मैच करके देखिए और उस हिसाब से एक व्यू बना लीजिए कि हाँ हमको इसके बियॉन्ड फाइलिंग नहीं करना। इसके बियॉन्ड अगर हम फाइलिंग करेंगे तो पेशेंट को हमेशा पेन होगा। पेन होगा। हाँ, तो अगर वहाँ पे ये चीज़ अगर हो जाता है तो पेशेंट को पेन रहेगा। दूसरा चीज़ क्या होता है, पेशेंट को पेन तब होता है जब रूट का पल्प मतलब पल्पल एरिया जो है ना पूरी तरह से हटा नहीं हो या कैनाल मिस्ड हो गया हो। मान लीजिए अच्छा। अगर रूट कैनाल में अगर 3-4 जड़ हैं और 4-5 कैनाल्स हैं, अगर 6 कैनाल्स हैं, तो अगर कोई भी कैनाल अगर छूट गया हो तो वहाँ पे पेशेंट को पेन रह सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि नाली के कई चेम्बर्स हुए। हाँ, नाली के कई चेम्बर्स हुए, अगर आप मान लीजिए 4 चेम्बर हैं, 4 चेम्बर में से अगर आप 3 चेम्बर क्लियर किए, एक चेम्बर रह गया, तो एक चेम्बर छूट गया तो फिर वहाँ पे दिक्कतें आएंगी, वहाँ पे परेशानी आएंगी। तो इसीलिए जो है पेशेंट को पेन तभी होता है जब ये सब कारण कहीं ना कहीं रह जाता है। जी। एक और फैक्टर जो सबसे ज़्यादा पेन देता है वो है हाई पॉइंट का होना। हाई पॉइंट क्या होता है कि जिस समय आप रूट कैनाल किए, रूट कैनाल करने के बाद में जैसे आप फिलिंग मटेरियल कर दिए, फिलिंग मटेरियल जो है आप चेक कर लीजिए कि ऊपर और नीचे का दांत सब पूरी तरह से बैठ रहा है कि नहीं। उसको हम लोग ऑक्लूजन लेवल बोलते हैं। अगर ऑक्लूजल लेवल आपका अगर सही है, सब तरीके से दांत पे दांत कस्पल बिल्डअप आपका सब तरह से कस्प टू कस्प बैठ रहा है आपका, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कस्प टू कस्प नहीं बैठ रहा है तो फिर वहाँ पे हाई पॉइंट होने का चांस होता है, तो वहाँ पेशेंट को पेन होगा। तो वो चीज़ आप चेक कर लीजिए। जनरली ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो दरकिनार कहीं कहीं हो जाती हैं तो पेशेंट को पेन रहता है। तो पेशेंट फिर निगेटिव इन्फ्लुएंस देता है कि नहीं हम रूट कैनाल कराए तो हमको बहुत पेन हुआ, हमको बहुत परेशानी हुई। लेकिन अगर ये सब फैक्टर को अगर देखा जाए और ये सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो रूट कैनाल एक बहुत ही सेफ़ तरीका है और पेनलेस तरीका है। बिल्कुल। मैम से मैं पूछना चाहूँगी ये थ्रश क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। थ्रस क्या है? थ्रस देखिए एक उसको बोलते हैं ओरल कैंडिडियासिस, यानी कि ये फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपको टंग पे दिखेगा, वाइट कलर का होता है और इसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन चलाते हैं। अच्छा, तो ये क्या बहुत हानिकारक होता है? नहीं, फंगल इन्फेक्शन है, हानिकारक क्या कहेंगे इसको, हो सकता है किसी को भी हो सकता है। अच्छा, तो इसके कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा जो ओरल हाइजीन सही नहीं होना, और फिर एक तो यही है ओरल हाइजीन सही नहीं होना, या फिर फंगल इन्फेक्शन कोई ऐसा इसका कोई ऐसा कारण और नहीं है कि मतलब आप एंटी फंगल उसके लिए खाइए आप और उस साथ में कैंडिडियासिस ऑइंटमेंट आता है उसको लगाइए, उससे धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है। अगर नहीं हो रहा है सबसाइड या कुछ अल्सर आपको वैसे दिख रहे हैं तो एक बार ज़्यादा अच्छा है बायोप्सी वगैरह कराइए, क्योंकि देखिए हर चीज़ कभी कभी छोटी चीज़ भी बाद में पता चलता है नहीं ठीक हो रही तो ओरल कैंसर का एक कारण बन सकती है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है पहले आप उसका जो एंटी फंगल खाइए, साथ में कैंडिडियासिस लगाइए, कैनाकॉट आता है वो सब लगाइए। उससे नहीं ठीक हो रहा है तब फिर आप एक बार टेस्ट कराइए बायोप्सी वगैरह। पहला तो मैंने आपको इमीडिएट इम्प्लांट बताया, दूसरा जो बताने जा रही हूँ वो डिलेड इम्प्लांट होता है, जहाँ पे दांत नहीं है। जैसे मान लीजिए इडेंचुलस भी पेशेंट होते हैं, यानी कि एक भी दांत नहीं है मुंह में, तो उस केस में भी ये होता है। या फिर मान लीजिए कहीं कहीं दांत है कहीं कहीं नहीं है, पेशेंट चाहता है हमको फिक्स ही चाहिए, तो उसके लिए मान लीजिए अगल बगल के दांत की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि हम उससे सपोर्ट ले सके, तो उस कंडीशन में डिलेड इम्प्लांट करते हैं। उस डिलेड इम्प्लांट होता है कि जैसे यहाँ कहीं भी जहाँ दांत नहीं है उस एरिया में हल्का सा इंसीजन देंगे, यानी कि कट लगाएंगे और फ्लैप को हटा के फिर जो डिस्पेंसर आता है, जो मशीन होती है जिससे इम्प्लांट अंदर डालते हैं, तो उस फिजियो डिस्पेंसर से हम इम्प्लांट को प्लेस करेंगे जिस एरिया में हमको चाहिए। उसके बाद सीधे वहाँ पे सूचर करके पेशेंट को मेडिकेशन देंगे और भेज देंगे। फिर 3 महीने बाद बुला के पेशेंट को फिर से कनेक्टर, उसी एरिया में कनेक्टर और फिर प्रोस्थेसिस यानी कि कैप दे देंगे। हाँ, डिलेड इम्प्लांट जो है वो मोस्टली मुझे लग रहा है कि वो बुजुर्ग जो होते हैं, बुजुर्ग में भी, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं, बुजुर्ग में, बच्चों में भी, मतलब 13 साल के बच्चे, कभी कभी 6 साल का जो बच्चा आता है, 6 साल में क्या होता है परमानेंट दांत आ जाते हैं, मोलर्स। तो वो क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी लोग हैं जिनको पता नहीं होता कि ये परमानेंट दांत है, वो जाते हैं डेंटिस्ट के पास, अगर वो ज़्यादा प्रेशर नहीं देता है डेंटिस्ट तो दांत निकलवा देते हैं और वो परमानेंट दांत होता है। तो यानी कि बच्चा 7 साल में भी परमानेंट दांत चला जाता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन पेरेंट्स की गलती की वजह से चला जाता है, बिल्कुल। तो उस कंडीशन में यह है कि अगर आप वहाँ पे मोलर की जगह आप इम्प्लांट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। बच्चों में भी होता है 13 साल 14 साल, हम लोग तो आए दिन देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में आगे का दांत नहीं है, तो आगे के दांत में भी इम्प्लांट डलवाया जा सकता है। फ्यूचर में वो खाने को लेके कुछ परेशानी, ऐसा कुछ? कोई परेशानी नहीं है। जैसे आपका अपना दांत है उसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि बोन का रिजॉर्प्शन नहीं होता है। अगर
आपके इम्प्लांट आपके जबड़े में पड़ा हुआ है तो वहाँ की बोन रिजॉल्व नहीं होगी। और ऐसे अगर आप कहीं भी दांत निकलवा दीजिए और उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे बोन रिजॉर्प्शन होने लगता है। रिजॉर्प्शन यानी बोन गलने लगती है, हड्डी गलने लगती है। और हड्डी गलने लगेगी तो फिर एक बार आप चाह के भी वहाँ दांत लगवाना चाहेंगे तो नहीं लग सकता है। तो इसलिए अच्छा होता है कि टाइम पे हर ट्रीटमेंट हो। जी। और बच्चों की जहाँ तक बात है तो अभी आए दिन देखा जाता है मैडम कि बच्चे 1 साल के हो गए, 1.5 साल के हो गए, लेकिन एक भी दांत नहीं आया, क्योंकि कहा जाता है कि 8 से 9 महीने के अंदर कम से कम 6 महीने 1 या 2 दांत बच्चे के आ ही जाते हैं। हाँ। और 1 साल 1.5 साल तक बच्चे का 2.5 साल में सारे कंप्लीट नहीं आ रहे हैं। तो इस बारे में कुछ बताएं कि क्या ट्रीटमेंट है या फिर क्या कोई परेशानी है उस बच्चे में, किसी चीज़ की कमी है? हाँ देखिए, कैल्शियम की कमी तो है ही, इस वजह से भी होता है। और बच्चों में खान पान आजकल बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि बच्चे सब चाहते हैं मैगी खाना ये तो मैगी, बिस्किट, नमकीन, टकाटक, कुरकुरे, क्या क्या ये सब खाते हैं बच्चे। तो बच्चे दूध तो लेना नहीं चाहते हैं, तो पेरेंट्स को देखना है कि उसको क्या खिलाना है। न्यूट्रिशियस फूड खिलाइए उसको, जो भी आप खाना खिला रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। कैल्शियम यानी दूध पिलाइए। तो सही टाइम पे, अगर सब चीज़ सही रहता है तो सही टाइम पे दांत आता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं आता है। या अगर मान लीजिए कहीं प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ रहा है, तो आप एक बार डेंटिस्ट से मिल लीजिए। एक एक्सरे होगा, एक्सरे से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे टूथ बर्ड है, कहाँ पे क्या है, पोजीशन दांत का कब आएगा, वो सब एक्सरे से पता चल जाता है अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो। अभी जो आम बोलचाल की भाषा पायरिया जिसको कहते हैं, वो देखा जा रहा है कि अगर 100 अगर लोग हैं तो उसमें 60 या 70% लोग हैं ना पायरिया से ग्रसित हैं। इग्नोरेंस की वजह से। हाँ, तो इस बारे में कुछ बताइए कि उसके ट्रीटमेंट को लेके। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोग इग्नोर करता है ट्रीटमेंट, मतलब कि अपने आप से ट्रीटमेंट खुद ही करना स्टार्ट कर देता है। जी। यहाँ के लोग सोचते हैं हल्का सा ब्लीडिंग हुआ या हल्का सा मुंह से स्मेल आ रहा है तो सोचते हैं चलो मेडिकल स्टोर है ही, एक पेस्ट ले लेते हैं, पेस्ट से कर लेंगे तो आराम मिल गया। वो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिल जाता है उनको, वो जो मुँह से स्मेल आ रही है या ब्लीडिंग हो रही है तो वो ठीक हो गया। लेकिन वो धीरे धीरे जो अंदर में उनके कैलकुलस या जो प्लाक जमा हुआ है वो बढ़ते जा रहा है, उनको वो चीज़ का पता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है। तो वो पेस्ट से कर रहे हैं, उनको पेस्ट से जो उनका सिम्टम्स था वो ख़त्म हो गया। जी। और अब वो प्रॉब्लम जिंजीवाइटिस से पेरियोडोंटाइटिस में चेंज हो जाती है। पहले जिंजीवाइटिस था जिस कंडीशन में उन्होंने पेस्ट लिया, और पेस्ट करते करते वही कंडीशन पेरियोडोंटाइटिस में चली आई, यानी कि पायरिया में सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, दांत में कैलकुलस की मोटी मोटी परत डिपॉजिट हो जाती है, जिससे क्या होता है गम्स जो होते हैं नीचे खिसक जाते हैं, और जो उसका जहाँ पे गम्स होना चाहिए वो काफ़ी नीचे खिसक गया, यानी कि दांत की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो गई। अब जब भी वो पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाएगा तो वहाँ पे स्केलिंग यानी कि दांत की सफाई होगी, तो उसको लगता है कि दांत की सफाई करने के बाद तो मेरा दांत कमज़ोर हो गया, जबकि वो ऑलरेडी कमज़ोर था, क्योंकि वहाँ पे जो पकड़ा हुआ है वो तो उसका गंदगी ने पकड़ रखा है दांत को। जी जी। तो पेशेंट को हमेशा ये लगता है कि नहीं मैं डॉक्टर के पास गया और मेरा दांत कमज़ोर हो गया, जबकि ऐसा नहीं। वो पेशेंट उस कंडीशन में डॉक्टर के पास गया कि उसकी दांत की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी। यही उस टाइम वो चला जाता है जब उसने पहली बार पेस्ट खरीद के करना शुरू किया, तो शायद उसके दांत बहुत अच्छी कंडीशन में रहते। लोग इग्नोर करते हैं, इस वजह से वो खुद ही झेलते हैं, वो डॉक्टर इसमें वो खुद ही झेलते हैं, वो खुद ही सफ़र करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि जब भी आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो, क्या होगा, कंसल्टेशन फ़ी लगेगा, किसी डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, लेकिन कम से कम आपके दांत तो बचेंगे। पायरिया नहीं होगा, जिंजीवाइटिस में ही यानी कि जिंजाइवा की अगर इन्फेक्शन है उसी में आपका क्योर हो जाएगा। जी। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, वो आजकल देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों के, बड़ों के भी दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। जी। और यूँ कहा जाए कि अब 2 दांत है तो उसके बीच में एक तिरछा दांत भी है ना, बीच से निकल रहा है। तो इस बारे में बताएं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो कैसे ठीक हो सकता है? देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जैसे नेचर में गॉड का एग्जिस्टेंस है, तो उसी तरह से हर चीज़ जो है ना प्लानिंग के साथ की हुई है इस यूनिवर्स में। तो दांत के साथ भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे जो है दूध का दांत निकलना है, दूध का दांत जो है वो एक्सफोलिएट होना है, मतलब झड़ना है, वो परमानेंट दांत उसका जगह लेना है। तो हर दूध का दांत जो है वो, अगर दूध का दांत अगर समय से पहले कीड़ा लग गया, मान लीजिए अगर किसी दूध के दांत को अगर 2.5 साल पे आना है और वो 2.5 साल पे अगर आके और उसको टूटना है, अगर मान लीजिए 7 साल 8 साल पे, जी ठीक है, और 7 साल 8 साल पे अगर टूटना है, 6.5 7 साल मान के चलिए, मान लीजिए इंसाइजर का ही मैं बात कर रहा हूँ, 6.5 साल 7 साल पे अगर टूटना है, अगर वो किसी कारण से 3 साल
4 साल के एज में ही अगर वो टूट जाता है तो फिर क्या होता है कि अगल बगल का जो दूध का दांत होता है ना, तो फिर क्या होता है कि वो स्पेस को जो है वो भर देता है। नेचर जो है कोई भी एम्प्टी स्पेस को नहीं छोड़ता है। ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि माइग्रेशन होते हुए दूध का दांत जो है वो उस स्पेस को जो है क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद क्या होता है कि जब परमानेंट दांत निकलने का जब समय आता है ना, जब 6.5 साल पे या 7 साल पे जब परमानेंट दांत निकलने का समय आता है तो उसको स्पेस नहीं मिल पाता। स्पेस नहीं मिल पाता तो फिर वहीं पे दिक्कतें शुरू आनी होती है जब टेढ़े मेढ़े दांत निकलने शुरू होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कि स्पेस जो है ना, स्पेस जो एक्चुअल जो दूध के परमानेंट दांत को नहीं मिला स्पेसिंग, उसके कारण से जो है कुकुरदत्ता जिसको आम भाषा में बोलते हैं वो डेवलप होता है, मिला वहाँ या हाँ, या आर्च टूथ जिसको बोलते हैं, या मालोक्लूजन हम लोग के भाषा में बोलते हैं, क्रूक टूथ जिसको बोलते हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि जैसा मैडम ने बताया कि न्यूट्रिशन आप जो है हमेशा आप रखिए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, हमेशा स्वाद के लिए मत खाइए, स्वाद के अलावा जो है वो सेहत के लिए भी खाना खाइए, दूध हमेशा रेगुलर यूज़ में लीजिए। उसके अलावा जो डेंटिस्ट का जो रोल होता है, हर किताब तो कहता है 6 महीना पे, लेकिन इंडिया में अगर साल भर में भी अगर डेंटिस्ट का अगर आप एक बार कंसल्टेशन लीजिए तो हाँ विज़िट लीजिए, तो वो भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होता है लोगों के लिए। और जो क्रूक टूथ है या मालोक्लूजन जो है, जो आड़े तिरछे दांत हैं, इनका ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि आप जो है इसके लिए स्पेशल डेंटिस्ट होते हैं जिसको ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। वो 3 साल की पढ़ाई करते हैं, एमडीएस करते हैं, और वो सब जो है स्पेशलिस्ट होते हैं इसके, और वो सब हमारे क्लिनिक में आते हैं। और वो सब जो है उस तरह से जो जो जिनका जैसा सीवियरिटी है, जितना टेढ़े मेढ़े दांत है या उस हिसाब से, तो उनका अलाइनमेंट करते हैं वो अपने आर्च पे, नाइटाई वायर से, इलास्टिक से, स्प्रिंग से, कॉइल्ड स्प्रिंग से, हेलिक्स से, कई तरह का उसमें भी होता है। तो उस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, और पेशेंट 1 साल सवा साल के बाद में बिल्कुल जो है उसके दांत जो है वो अलाइंड हो जाते हैं, और काफ़ी कॉन्फिडेंस पेशेंट को आता है, और फिर जो है वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। अभी तो देखा गया है कि जिनके दांत आगे आए, मतलब ऊंचे हैं जी, वो क्लिप लगाते हैं जी, जिससे वो ठीक हो जाए। तो क्या उसे मतलब वो फ्यूचर में उसके लिए परेशानी कुछ नहीं होगी ना, जिससे जो लगा लेते हैं अंदर तो चला गया, लेकिन क्योंकि आपका जो वो पूरा स्ट्रक्चर वो अलग है, और जब आप लगा रहे उसको अंदर करें तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो अंदर तो चेंजिंग इसलिए की जाती है ना, क्योंकि नेचर ने आपको उस तरह का चीज़ दे दिया है जी। आपने अपने हैबिट से, या नेचर ने आपको जो है वो एक एनोमली दे दिया है, एक आपको जो है वो डिफॉर्म्ड स्टेटस दे दिया है। तो डिफॉर्म्ड स्टेटस को करेक्ट करने के लिए वहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट का एक रोल है कि आप एक ऑर्थोडोंटिस्ट के थ्रू जाइए, और 2 तरीके से क्लिपिंग होती है। एक निकालने लगाने वाला क्लिप होता है, मान लीजिए अगर दांत अगर सिर्फ बाहर की तरफ अगर हैं, हाँ, तो उसको अंदर करने के लिए जो है स्पेस क्रिएट करना होता है, चाहे वो पहला प्रीमोलर निकाल के, चाहे पहला प्रीमोलर निकाल के, और उसके बाद फिर जो है अलाइनमेंट करके उसके बाद अंदर की जाती है। अगर किसी का स्पेसिंग अगर है तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है फिक्स क्लिपिंग, तो फिक्स क्लिपिंग का जो है उसमें भी 1 से 1.5 साल का समय लगता है, सवा साल का, किसी में 2 साल का भी समय लगता है जब उसमें तरह की दिक्कतें उस केस में जुड़ी हुई हैं, तो किसी में समय लगता है। जैसे 2 तरीके का डिफेक्ट होता है, एक डेंटल डिफेक्ट होता है, एक बोनी डिफेक्ट होता है। तो डेंटल डिफेक्ट अगर किसी का है तब तो साल सवा साल के करीब लगता है, तो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर स्केलेटल डिफेक्ट या बोनी डिफेक्ट अगर होता है तो उसको ठीक किया जाता है, एक हम लोग का टर्म है ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी करके, तो उसके थ्रू ठीक किया जाता है। प्लस जिस पेशेंट जैसे 7 साल 8 साल के जो होते हैं, 9 साल के होते हैं, तो वहाँ पे मायो फंक्शनल अप्लायंसेस लगता है। तो मायो फंक्शनल अप्लायंसेस लगा के वो सब ये सब थोड़ा ड्यूरेशन लगता है, ड्यूरेशन 2 साल 2.5 साल 3 साल का समय लगता है। तब फिर जो है स्केलेटल डिफेक्ट भी सही होता है और डेंटल डिफेक्ट भी सही होता है। जी। जो लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, जी, तो उनमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। तो उसके सिम्टम क्या है, स्टार्टिंग जो सिम्टम होता है वो कैसे पता चला था कि हाँ इनको ओरल कैंसर है? ओरल कैंसर तुरंत नहीं होता है, लेकिन उसके मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। उसके जैसे कोई गुटखा लगातार खा रहा है तो हो सकता है ऐसा भी हम लोग के प्रैक्टिस में भी देखें कि कोई अगर 10 साल से खा रहा है तो उसको किसी को छाला नहीं बना है, लेकिन कोई अगर 1 साल 2 साल में भी खाया है तो उसको छाला बन गया है, और उसको प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं। उस तरह का लीजन बन जाता है मुंह में
जीभ के साइड में, बकल म्यूकोसा में, साइड में, जहाँ पे कि जो है वाइट पैचेस डेवलप हो जाते हैं और जो जहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे ही मरीज़ कोई अगर तीखा खाना खा रहा है या कुछ खा रहा है तो एकदम बहुत ज़्यादा झंझना के लगता है उसको, और बर्निंग सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जीभ में हो सकता है। तो ये सब कंडीशन जो है वो 3-4 कंडीशन है जिसको ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं। एरिथ्रोप्लाकिया में रेड पैचेस हो जाते हैं। हाँ, उसके अलावा जो है वो लाइकन प्लानस होता है जो स्ट्राइटेड होता है, जो ऐसे करके जो है फैलते जाता है। तो ये सब कंडीशन है कुछ कि अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह की कंडीशंस हैं, तुरंत डेंटिस्ट के पास जाएं। हैबिट अपना सबसे पहले छोड़ें। हैबिट अगर अपना सबसे पहले छोड़ेंगे, जो खैनी या टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी खा रहे हैं, रजनीगंधा आज के डेट में इतना आम है, तो उसको छोड़ें अपने मन से। मन का संकल्प थोड़ा सा बनाएं कि जो है हमको छोड़ना है, इस चीज़ को छोड़ें, और जो है वो डेंटिस्ट का सलाह लें। और अगर प्री कैंसरस लीजन है तो ये तो सब ठीक हो जाता है, 6 महीने साल भर का ट्रीटमेंट में सब सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और अगर इससे थोड़ा सा डेवलप कर गया है तो फिर जो है, हाँ, अगर सेकेंडरी स्टेज पे या टर्सरी स्टेज पे चला गया है, ऐसा अल्सर है जो बिल्कुल ही हील नहीं कर पा रहा है किसी भी मेडिसिन को देने से या कुछ भी करने से, तो वहाँ पे डेंटिस्ट जो है बायोप्सी के लिए बोलते हैं। डेंटिस्ट जो है छोटा सा जहाँ पे अल्सर बना हुआ है वहाँ पे स्क्रैप करके जो है कई तरह के टेस्ट होते हैं, पैप्समियर टेस्ट होता है, उसके अलावा जो है FNAC होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं। तो या नहीं तो सबसे बढ़िया टेस्ट जो होता है वो बायोप्सी होता है। अंदर के लेयर में जाके एक छोटा सा जो है वो आप टुकड़ा काट के हटा लीजिए, और उसकी फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो के उसका जो डिटेल्स आता है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को कार्सिनोमा है, कैंसर का स्टेजिंग है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, तो आप तुरंत जो है वो ऑन्कोलॉजी सेंटर कोई भी हो, आप उसको तुरंत रेफ़र कीजिए और तुरंत जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ऑन्कोलॉजी सेंटर पे, कैंसर रिसर्च सेंटर पे जाके, और तब पेशेंट्स की जान बच जाते हैं। आज के डेट में इतना चिकित्सा सुलभ है कि 1 डिग्री 2 डिग्री में अगर कैंसर होता भी है तो पेशेंट्स की जान बच जाते हैं। बिल्कुल। और जो पान खाने वाले, जो रेगुलर पान खाते हैं जी, और पान की भी अगर एक दिन में 5-5 6-6 ऐसा कुछ खा लेते हैं, तो उस बारे में बताइए कि क्या पान भी ओरल कैंसर का देखिए सिर्फ पान खाने से खाली नहीं होती। पान के साथ में अगर बीटल नट जिसको बोलते हैं, कसैली अगर आप खा रहे हैं और बाकी पान मसाला अगर आप खा रहे हैं तो उससे होने के चांसेस हो जाएंगे। सिर्फ ऐसे अगर सादा पान खा रहे हैं तो उससे नहीं होगा। नहीं, जैसे वो पान में जो सब कुछ लगा के, तो उसमें तो वही मैंने आपको बताया कि सादा पान अगर आप खा रहे हैं, क्या डालते हैं उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है कि आप जर्दा ले रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं, उसका वो क्या क्या। मैं तो खाता नहीं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। लेकिन जो मैं देखता हूँ पान के दुकान पे, तो कभी कभी अगर ऐसे गया, कुछ बच्चों के लिए कुरकुरे ही लेना है या कुछ वैसा कुछ है जो बहुत ज़िद की है, जो चीज़ें मिक्स होती है ये सब चीज़ें मिक्स कर दी जाती है। उसमें पान मसाले का वो कुछ नंबर होता है कि आप ये नंबर 103 नंबर दीजिए, 204 दीजिए, या कुछ इस तरह का मसाले का वो होता है, वो आप दीजिए। और हाँ, पता नहीं अब जो भी होता हो, तो वो सब चीज़ नहीं लेना चाहिए। वो सब चीज़ आप नहीं लीजिए। सादा पान अगर आप खा रहे हैं, सादा पान खाने से कैंसर नहीं होने के चांसेस है। लेकिन आप उसमें कसैली अगर ले रहे हैं या पान मसाला उस तरह का जर्दा वाला पार्ट, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हैं, तब दिक्कतें आएंगी आपको एकदम। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दांतों का पीलापन हटाने का उपाय बताइए। दांतों का पीलापन है तो आप स्केलिंग करवा सकते हैं, दांत की सफाई करवा सकते हैं। अच्छा, उससे पीलापन हट जाएगा, लेकिन उसको मेंटेन भी करना होता है। ये नहीं कि एक बार साफ़ करवा लिए तो हमेशा के लिए हो गया। मेंटेन करने में जैसे है कि आप पानी, जो फिल्टर्ड पानी पीजिए, आयरन वाला पानी मत लीजिए जी। और हम लोग जैसे जब भी स्केलिंग करते हैं तो पेशेंट को बोलते हैं तुरंत आयरन की चीज़ें 1 वीक या 2 वीक अवॉइड करने के लिए। कोई भी चीज़, हाँ, आयरन वाली, जैसे जो फ्रूट्स हैं जिसमें ज़्यादा आयरन है, क्योंकि क्या होता है तुरंत साफ़ किया अगर आप तुरंत लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है ब्लैक डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, तो इसलिए अच्छा होता है 1-2 वीक अवॉइड करिए, उसके बाद से आप ले सकते हैं धीरे धीरे। दूसरा चीज़ है ब्लीचिंग प्रोसीजर है। हाँ, अगर दांत आपके बहुत ज़्यादा पीले हैं तो आप जो है ब्लीच करवा सकते हैं। ब्लीचिंग करवाने में क्या है, जैसे बाल का लोग ब्लीच कराता है, उसी तरह से टूथ का ब्लीचिंग होता है। 6 महीने से साल भर उसका लाइफ रहता है, उसके बाद फिर कराना पड़ता है। उसको कराना होगा आपको, वो हमेशा उसको कराना होगा। एक बार आप कराना शुरू कर दिए तो। अच्छा, तो उसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह? साइड इफेक्ट्स तो हैं उसके, थोड़े बहुत तो साइड इफेक्ट्स हैं।
साइड इफ़ेक्ट्स यही हैं कि थोड़े से दांत कमज़ोर होने के चांसेस तो होते हैं उसमें। अच्छा। एब्रेसिव्स रहता है, एब्रेसिव्स जो है वो दांत के इनामेल को थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर तो करता है। इफेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल। तो ये सब वहाँ के लिए, ब्लीचिंग वहाँ के लिए है जो मतलब जैसे जो सेलिब्रिटीज़ एक्ट्रेस, हैं या उस हाँ, तरह के हैं जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, जिनको वो दिखाना सब करा सकते हैं। अगर वो कैप की स्माइल, बात की जाए, हाँ कैप की बात, हाँ। हाँ वो डालते हैं और आप आराम से खा सकते हैं। ऐड में मैंने देखा है कैप डाल के आराम से कैप खा डाल सकते के टूथ नहीं कैप करते। जो आता है। टूथ कैप नहीं होता, वो एलाइनर्स होते हैं। हैं। हाँ, Aligners एलाइनर्स होते होते हैं। हैं, एलाइनर्स होते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट एलाइनर्स, होते हैं। हाँ ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट। एलाइनर्स। हाँ, एलाइनर्स हाँ तो होते हैं। एलाइनर्स देखिए, एलाइनर्स भी जो है ना, मैं इस चीज़ को पूरी तरह से सही नहीं मानता। अच्छा। जनरली एलाइनर्स जो हैं वो तभी देने चाहिए जब एक कुशल नेतृत्व हो एक ऑर्थोडोंटिस्ट का। हाँ, ऐसे एक ऑर्थोडोंटिस्ट जो, जैसा मैंने आपको इस इंटरव्यू में भी बताया कि जी। जो 3 साल पढ़ते हैं, पीजी करते हैं, क्लिपिंग एक्सपर्ट होते हैं, उनके तत्वाधान में और निरीक्षण में अगर एलाइनर्स लगाए जाते हैं तो जाके वो उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन एलाइनर्स हर केस में नहीं लगाए जा सकते, और अगर एलाइनर्स हर केस में लगा दी जाएगी तो फिर जो है ब्रैकेट्स कौन लगाएगा? जी। ब्रैकेट्स क्यों लगाएगा आदमी? और एलाइनर्स जो होते हैं उनकी मार्केटिंग भी जो है वो मार्केटिंग में भी कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है, इसीलिए मैं उस टॉपिक पे अभी नहीं जाऊंगा जी। क्योंकि उस टॉपिक पे बोलना थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन एलाइनर्स से एलाइन, अब वो जो टर्म है ना एलाइनर्स, एलाइनर से दांत का एलाइन हो जाता है, एक आर्च में आ जाता है। तो इसीलिए जो है वो चीज़ें जो सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं वो दिखाने का कोशिश करती हैं कि लेकिन जो इसको है अवॉइड करना हाँ, चाहिए, नहीं। कोशिश। अवॉइड नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है आप एक कुशल ऑर्थोडोंटिस्ट के हाँ, उसके उसके up उसके under guidance उस पे में करना, कुछ कर गाइडेंस सकते पे हैं। कर रही है, ऐसे नहीं। एलाइनर्स लगाइए। ऐसे नहीं कि आपको एलाइनर्स मिल रहा हाँ, है मार्केट में, आप उसको खरीद लिए और आप उसको एलाइनर्स लगा रहे हैं और उसका वो सही रिजल्ट कुछ नहीं का है। कुछ आ जाएगा। जी। तो इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट से बचना चाहिए। अब जैसे मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कहा था कि दांत को भरवाना है, हाँ, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल यूज़ हाँ, होते हैं, बिल्कुल तो होता है। बेस्ट मटेरियल क्या होता है जो आगे उसको मतलब मुंह को इफ़ेक्ट ना करे, आदमी को इफ़ेक्ट ना करे खाने में चाहे कुछ में? बेस्ट मटेरियल तो देखिए कई तरह के मटेरियल्स हैं। एक जीआईसी आता है, ग्लास आइनोमर सीमेंट्स बोलते हैं, जी। वो भी फिलिंग के लिए, वो मोस्टली बच्चों में फिलिंग उससे किया जाता है। अच्छा। और कंपोजिट जो सबसे मोस्ट कॉमन हो गया है, दांत के कलर का फिलिंग होता है, लाइट क्योर्ड कंपोजिट होते हैं, लाइट से क्योर करके वो फिलिंग किया जाता है। वो भी उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, उसमें भी कई तरह के स्ट्रेंथ वाले भी कंपोजिट आते हैं। और एमलगम फिलिंग होती है, सिल्वर एमलगम, जिस जो बहुत पहले भी यूज़ होता था, जी, लेकिन जी। अब भी यूज़ होता है ऐसे केसेस में जहाँ कोई फिलिंग नहीं टिकती, वो जहाँ पे लगेगा कि हाँ ये कोई फिलिंग अब नहीं चल रहा है, तो उसमें सिल्वर एमलगम ही चलता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उसका होता है। लेकिन बस एक उसका क्या है, जो उसमें खराबी कह लीजिए कि वो दिखने में थोड़ा सा मेटालिक होता है, मेटालिक। अच्छा। लेकिन स्ट्रेंथ उसका सबसे ज़्यादा होता ज़्यादा है। है। हाँ, ये 2-3 जो मोस्ट कॉमन फिलिंग मटेरियल है यही है, कंपोजिट, जीआईसी या फिर एमलगम। अब जैसे लोग टूथब्रश का चुनाव ठीक से नहीं कर पाते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा, लोग गए कोई भी ब्रश दीजिए, ब्रश में कोई सा भी उठा के ले आते हैं, चाहे वो सॉफ्ट हो हार्ड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जानना चाहूँगी कि टूथब्रश का चुनाव कैसे करना चाहिए? कि सबसे पहले तो जितने भी पब्लिक हैं उनको सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। डेंटिस्ट के पास लोग जो है कंसल्टेशन कराते हैं ना, तो मैंने तो कभी ऐसे कई सारे पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पे जो सीधे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो कभी कोई दांत का दर्द हुआ ही नहीं, तो मैं कभी डेंटिस्ट के पास गया ही नहीं। गया ही नहीं। तो ये चीज़ जो है, दांत के दर्द से लोग समझते हैं कि डेंटिस्ट के दर्द हुआ तो मैं डेंटिस्ट के पास जाऊँ। कंसल्टेशन कराने लोग नहीं जाते ऐसे कि कैविटी बन गया है, कोडर बन गया है मेरे दांत में, या मेरा दांत अच्छा नहीं लग रहा है, या पीलापन है दांतों में, या उसकी सफाई चाहिए, या कुछ भी उस तरह का। ये जनरली डेंटिस्ट के पास लोग जनरली इग्नोरेंस के कारण नहीं जाना चाहते, लापरवाही के कारण। तो ये एक चीज़ कटेल हो कि जो है सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ हो कि हर साल कम से कम एक बार जो है किताब, जैसे मैंने बताया बुक्स हमेशा बोलते कि 6 महीने पे विज़िट करिए। लेकिन इंडिया, ठीक है, इंडिया थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर 1 साल पे भी अगर जाते हैं लोग, तो वहाँ से डेंटिस्ट जो है हमेशा उनको रिकमेंड करेंगे कि आप एक सॉफ्ट ब्रिसल का टूथब्रश इस्तेमाल करिए। अल्ट्रा सॉफ्ट भी या सॉफ्ट ब्रिसल का टूथब्रश इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपकी इफ़ेक्टिव ब्रशिंग भी हो सकेगी और कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगेगा दांत पे। तो दांत पे इनामिल जो है वो घिसने के चांसेस भी कम होंगे। दूसरा चीज़ है कि
ब्रशिंग जो है वो कितने मिनट तक करना चाहिए, ये भी एक तरीका है। ब्रशिंग जो है हमेशा 2 से 3 मिनट कीजिए, उससे ज़्यादा ब्रशिंग कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए, देखिए जनरली जो है ब्रश का जो ब्रिसल्स है, तो ब्रश का ब्रिसल्स जो है, जैसे अगर जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पे दांत है, तो नीचे का अगर हम लोग कर रहे हैं तो नीचे का जो है 45 डिग्री के एंगल पे रखते हुए ब्रिसल ऐसे रखे हुए हैं, तो ये ऐसे ऐसे कीजिए, नीचे से ऊपर उठाइए, ऊपर से नीचे उठाइए, और पीछे जो है वो गोल गोल करिए, पीछे सर्कुलर मोशन पे करिए, और दांत का जो बाइटिंग एज सब है उस पे एक बार दो बार, एक बार दो बार, एक बार दो बार, नीचे वाले पोर्शन पे एक बार दो बार, एक बार दो बार, एक बार दो बार, अंदर वाले पोर्शन पे नीचे में एक बार दो बार, एक बार दो बार, एक बार दो बार, ऐसे करते हुए 2 से 3 मिनट जो है वो ब्रश करने का सही तरीका है, जिससे लोग ब्रश करें। और ब्रश तीसरा चीज़ ये भी है कि ब्रश जो है वो कितने दिन तक मतलब जो है एक टूथब्रश को इस्तेमाल करना चाहिए। तो 1 से 1.5 महीना आप जो है इस्तेमाल कीजिए, जैसे आपको लगे कि आपका जो ब्रिसल्स है वो ख़राब हो रहा है, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको हटा दीजिए ब्रश को। तो ये सब एक इफ़ेक्टिव जो कुछ तरीके हैं जिससे कि जो है आप इफ़ेक्टिव क्लीनिंग अपने दांतों का कर सकते हैं, वो करिए। और जब भी कुछ खाइए पीजिए तो बढ़िया तरीके से कुल्ला ज़रूर करिए। लोगों में अब क्या है ना कि लोग ब्रिटिशर की तरह बन रहे हैं, और जनरली रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं या कुछ है तो टिश्यू पेपर लिए ऐसे ऐसे कर लिए और हो गया, बस हो गया, माउथ रिंसिंग नहीं हो पाता। माउथ रिंसिंग जब नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे कीड़ा लगने के चांसेस, डेंटल कैरीज के प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। जब कभी भी, पहले के लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ हुआ करते थे, क्योंकि वो स्वस्थ इसलिए होते थे क्योंकि वो खान पान उनका जो है वो बहुत सही था। और अभी के डेट में क्या है कि जंक फूड मैदे की चीज़ें ज़्यादा और मैदे की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, स्वाद के लिए खाना खा रहे हैं, और हाइजीन मेंटेनेंस नहीं है, कुल्ला नहीं करते हैं जब भी कुछ खा रहे हैं। प्रचलन मीठी चीज़ों का बहुत ज़्यादा हो गया है, डेयरी मिल्क से लेके बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें कैरामेल बहुत ज़्यादा होता है। कैरामेल क्या करता है कि वो जाके दांत के सरफेस पे जाके स्टिक कर गया, वो स्टिक करेगा ना, तो आप कुल्ला भी कीजिएगा तो जल्दी वो निकलता नहीं है। आप 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से कुल्ला कीजिएगा तब जाके वो धीरे धीरे करके निकलेगा। और अगर वो चिपका रह गया तो वहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा, इनामल के साथ में जो है वहाँ पे एसिड बना देगा, और एसिड बनाएगा तो फिर वहीं से कैविटी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आदमी अपने ओरल हेल्थ को कैसे ठीक रखे। ये सब कुछ टिप्स हैं जो ओरल हेल्थ को ठीक रखे आदमी। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा मैडम और सर आपका। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।